अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू मॉडल पेपर 2025 के मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर पेन साथ रख लें, साथ-साथ आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर आयोटा n इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ n इज़। इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है कि आयोटा की हम क्या पावर लें कि आंसर 1 आ जाए। देखें आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट माइनस 1। सबसे पहले तो आपको ये पता हो। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा के ऊपर अगर आप पावर 1 ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 1, इसकी पावर 1 हो जाएगी, जो कि इक्वल अगेन सेम वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट माइनस 1। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो हमें कह रहा है 1 लाओ। अच्छा, नेक्स्ट आयोटा के ऊपर अगर स्क्वायर लें तो इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1। अब आप इसकी पावर स्क्वायर लें, स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल, तो ये आंसर आ गया माइनस 1, जबकि हमें चाहिए 1। तो ये भी नहीं होगा, इसको भी आप क्रॉस कर दें। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आयोटा क्यूब। आयोटा की जगह आपने वैल्यू लिखी रूट माइनस 1, ऊपर आ गया क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या? एक मरतबा स्क्वायर और एक मरतबा 1। तो देखिए मैंने एक मरतबा लिखा माइनस 1 स्क्वायर और एक मरतबा खाली लिख दिया ताकि क्यूब बन जाए। अब स्क्वायर से वही कैंसिल हो गया रूट, और माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट माइनस 1 से। ये भी आंसर नहीं है। लास्ट हम ट्राई करते हैं ऑप्शन 4 को, आयोटा की पावर 4 लेकर। अब आप देखें आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये मैं अलग से कर देता हूँ कि आयोटा बराबर है माइनस 1 के। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? आप देख लें वही तरीका, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ऊपर स्क्वायर ले, ये रूट कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? माइनस 1 की। अब आप देखिए जो हमने लिखा था आयोटा 4 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो पहले वाले की जगह माइनस 1, दूसरे की जगह माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब कि आयोटा की अगर हम पावर 4 लें तो आंसर 1 आएगा। एमसीक्यूज 2, इफ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, देन z1 z2 बार इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि z1 और z2 की आपको वैल्यू दे दी, फिर वो कह रहा है कि अगर z1 z2 को मल्टीप्लाई करें और उसका अगर मॉड निकालें तो आप बताएं आंसर क्या होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। Z1 की जगह आप देखिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ Z1 की 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 की जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 माइनस आयोटा, और ऊपर मैंने साथ इसके बार लगा दिए यानी कि मॉड का साइन। अब पहले तो अंदर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 पहले 1 से होगा और आयोटा से, तो मॉड का साइन 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस 2 का आयोटा से करेंगे 2 आयोटा। अब आप देखें 3 इसी तरह 1 से और आयोटा से होगा, तो प्लस का 3 आयोटा 1 से होगा तो प्लस 3 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस साइन का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। 3 आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? माइनस 1 की। ये आपने याद रख लें। अब हम अंदर सॉल्व करते हैं। मॉड लगाया आपने, 2 की जगह अगेन 2। अब देखिए 3 आयोटा से में 2 आयोटा गया, आयोटा बच गया, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 आ गया। मॉड लगा दिए। अब अगर आप देखें 3 प्लस 2 5 प्लस आयोटा फिर मॉड आ गया। अब हमें पता है कि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम मॉड को देखते हैं। मॉड क्या होता है? इक्वल टू स्क्वायर रूट पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। पहला नंबर क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? आयोटा। देखिए मैंने लिख भी दिया ए और बी। आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो 25 प्लस 1 इट विल बिकम स्क्वायर रूट 26। अब आप देख लें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, इट विल बी योर राइट आंसर। MCQ 3, इन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल्स आर ऑलवेज। वो कह रहे हैं कि अगर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो तो बताएं कि जो डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो हमेशा क्या होंगी? तो ये होगा 0। ये तो डेफिनेशन है, फिर भी आपको करके बता देता हूँ। देखिए अगर ये कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास 4/4 का, ये मैंने एक अज्यूम करके वैल्यूज ली हुई हैं 0 आयोटा 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा। इसमें देखिए जो डायगोनल है इसमें सब में देखिए मैंने क्या लिख दिया? 0। बाकी एंट्रीज मैं रैंडम लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स आपके पास आ जाए जिसमें डायगोनल तमाम के तमाम 0 हों, ज़रूरी नहीं कि 4/4 हो,
यानी कि 4 रो 4 कॉलम 3/3 भी हो सकता है, लेकिन जो डायगोनल है वो हमेशा क्या होना चाहिए 0। अगर 0 होंगे तो आप इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। MCQs 4 if rank of matrix A is less than number of rows then it always has। अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसकी नंबर ऑफ रोज से कम हो जाए तो फिर इसके सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? तो देखिए मैंने लिख दिया इसके अंदर ट्राइवियल सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर x की वैल्यू भी 0 आ रही हो और y की वैल्यू भी 0, यानी कि वेरिएबल जिसके अंदर 0 हो जाए वो कहलाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। MCQs 5 with two adjacent sides vector A and B the magnitude of vector A cross B represents the area of। वो कह रहा है कि दो वेक्टर हो ए और बी तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके एरिया को जाहिर करेगा। फार्मूला लिख लीजिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड। तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, तो जो सवाल में पूछा है वो यही चीज़ है, तो इसका मतलब ये क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा आपकी नॉलेज के लिए अगर इसी को हम डिवाइड बाय 2 कर दें, पैरेललोग्राम को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ दें तो वो कहलाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कुछ भी पूछ सकता है आपको दोनों बातें पता हो। MCQ 6 if mod of vector A equals to 7 and mod of vector B equals to 2 and A dot B equals to 0 then the value of mod A cross B is। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 हो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 हो और उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो आप ये बताएं कि अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें मैग्नीट्यूड का तो वो क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला आपको पता हो स्टूडेंट्स कि अगर हम मॉड ले लें दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी मॉड। इसी तरह अगर इसमें मैं प्लस कर दूं दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया और ये इक्वल हो जाए। अच्छा पहले आप इसका स्क्वायर भी ले लें, दोनों का इक्वल हो जाए ये किसके पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के और दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। अब अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप स्टूडेंट देखें ए क्रॉस बी आपने निकालना है ना, तो ये आप अपनी जगह रखें, जो दूसरा ए डॉट बी है उसको वहाँ जाके माइनस करवा दें। जैसे देखें वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए वहाँ पर मैंने क्या किया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ये जो प्लस था ये वहाँ जाकर क्या हो गया माइनस। क्यों? क्योंकि आपने वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना था तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्या है आपके पास 7, 7 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर, ए डॉट भी 0 था तो हमने उसकी जगह 0 लिख दिया। 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 196। अब आप देखें यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 190, क्योंकि लेफ्ट साइड पे मैंने क्या कहा था स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लगाया, तो ये आंसर आपका आ गया 14। MCQ 7 the nth term of the sequence 1 8 27 64 is। nth term का मतलब क्या होता है स्टूडेंट लास्ट टर्म, तो 1 8 27 64 सो ऑन, ये हम आगे गए इसका मतलब लास्ट टर्म वो आपसे पूछ रहा है इस सीक्वेंस की क्या होगी। अब इसका तरीका क्या स्टूडेंट, 1 की जगह तो 1 आ गया, 8 आप देखें 2 का क्यूब बन जाएगा, 27 3 का क्यूब और 64 4 का क्यूब और ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, आगे देखो एंड में हमने लिख दिया क्यूब, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4, लेकिन किस तरह बन रही है क्यूब की फॉर्म में, तो ए एन का मतलब है लास्ट टर्म या एन टर्म, ये मैंने लिख दिया एन क्यूब, यानी कि सीक्वेंस किस तरह बन रही है क्यूब की फॉर्म में, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। MCQs 8 students the infinite geometric series is divergent if the value of the common ratio r is। आप ये बताएं कि अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए तो कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए स्टूडेंट आपको थ्योरेटिकली पता हो, ये मैं लिख देता हूँ आपको, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, अब इसमें देखें दो कंडीशन है, या तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी या फिर वो क्या होगी डाइवर्जेंट। अब आगे मैं कंडीशन लिख देता हूँ इसके, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब आर की वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो इफ मॉड ऑफ आर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, और डाइवर्जेंट कब होगी इफ मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इक्वल्स टू 1।
अब इन ऑप्शन में आप देखें 1/2 0 से छोटी वैल्यू है, 3/4 भी छोटी वैल्यू है 0.33, तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। MCQs 9 समेशन n इक्वल्स टू 2 to 20 n की पावर 0 इक्वल टू व्हाट? इसमें वो कह रहा है कि ये जो समेशन का साइन है अगर n की पावर 0 हो और n स्टार्ट हो 2 से लेकर 20 तक, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? अच्छा, समेशन की आपने वैल्यू साइन बनाया n इक्वल्स टू 2 20 तक और साथ के कह रहे हैं n की पावर 0। अब देखिए इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर हम 1 से लेके 20 तक की बात करें तो टोटल नंबर कितने हो गए? 20। और अगर मैं यही आपको कहूँ 2 से लेके 20 तो एक कम हो गया तो ये हो गया 19। अब यहाँ पे भी उसने क्या कहा 2 से लेके 20 तक, तो ये एक्चुअली कितने होंगे? टोटल नंबर 19। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। आपकी आसानी के लिए अगर 3 से 20 कहता तो 3 नंबर कम होते, आप लिख देते 18। MCQs 10 A coin is tossed 9 times repeatedly with 5 heads and 4 tails. The number of ways are। अगर हम किसी भी कॉइन को हवा में फेंकें इस तरीके से कि 5 हेड आए और 4 मरतबा टेल आ जाए। अब आप बताएं नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज निकालने का स्टूडेंट तरीका ये है कि जो भी टोटल आपको दिया हुआ है जैसे 5 हेड्स 4 टेल, इसको टोटल करें तो 5 हेड 4 टेल कितना होगा? 9। सबसे ऊपर आपने लिखा 9 फैक्टोरियल, नीचे जो भी आपको वैल्यू दी हुई है जैसे 5 हेड है तो 5 फैक्टोरियल, 4 टेल्स है तो 4 फैक्टोरियल। बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। 9 फैक्टोरियल को मैंने ऊपर लिख दिया टोटल समझाने के लिए आपको कि 5 हेड्स और 4 टेल्स से तो ये टोटल 9 फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है स्टूडेंट्स? 9 फैक्टोरियल का क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 फैक्टोरियल तक। अच्छा, मैंने 5 तक इसलिए खोला है क्योंकि नीचे 5 तक था ताकि कैंसिल हो सके। तो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? डाउनवर्ड आपने जाना है। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1, 5 और 5 कैंसिल। अब ऊपर वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 3024 और नीचे वाले नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 224। अब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 126। तो इसका मतलब 126 वेज हैं अगर आप टॉस को इस तरह ज्वाइन करें कि 5 हेड्स और 4 टेल आ जाए। MCQs 11 A single six-sided die is rolled once. The probability of two given that an even number has already been rolled is। अच्छा स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी वाले MCQs थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं सॉल्व करने में, लेकिन आप लॉजिक इसकी समझें प्लीज। अगर सिंगल साइडेड डाई को आप एक मरतबा रोल करें, हवा में फेंकें, तो आप ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू यानी कि इवन नंबर के रोल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मकसद वो कितनी मरतबा आएगा। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप निकालेंगे सैंपल स्पेस, यानी कि अगर आप कोई भी रोल को डाई यानी कि जो छक्का कहलाता है 6, अगर उसको हम हवा में फेंकें तो बेसिकली उसके क्या क्या आने के चांस है। तो आपको पता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6। तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। अब जो सवाल में लिखा है अब हम उसको देखते हैं। पहले उसने क्या कहा कि ए इज इवेंट, यानी कि अब इसमें हमने इवेंट बताना है ना, तो ए इज ऐसा इवेंट है, ए इज इवेंट दैट टू इज रोल्ड, यानी कि अगर हम कहते हैं कि टू के आने के चांसेस कितने, तो ए इक्वल्स टू, टू आने के चांसेस एक ही मरतबा है, तो आपने ए इक्वल्स टू टू लिख दिया। अब बी कौन सा इवेंट है, तो उसने सेकंड कंडीशन बताई कि इवन नंबर आने के चांसेस कितने, तो बी इज इवेंट दैट इवन नंबर इज रोल्ड। पहले आप लिखेंगे सैंपल स्पेस, फिर उसके बाद जो सेकंड कंडीशन, फिर थर्ड कंडीशन। अब इवन नंबर कब आ सकते हैं? जब हम किसी भी डाइस को थ्रो करें। तो इवन नंबर क्या है? 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये 3 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, पहले सैंपल स्पेस, फिर ए इवेंट, फिर बी इवेंट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू बी इक्वल्स टू। इसमें क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आप लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी की, इसको आप डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी जो एक साथ इंटरसेक्शन में, आपको पता है ना कि जो दोनों में आ रहे हो, तो आप देखें ए के अंदर मैंने लिख दिया 2, इंटरसेक्शन बी में क्या था 2 4 6। अब दोनों में जो सेम है वो 2 नंबर है खाली, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कितनी? एक है, 2 के आने के चांसेस कितने? एक मरतबा। तो जहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है वहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास 1, यानी कि एक ही नंबर आएगा। और बी के अंदर अगर आप देखें तो 2 4 6 तीन नंबर है, तो 3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 1/3। तो आप इसको एक दो मरतबा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। MCQs 12 इन मैथमेटिकल इंडक्शन P of n is generally used for।
वो कह रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर ये जो सिंबल है पी एन ये किस लिए इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है पॉलिनोमियल ऑफ एन, परम्यूटेशन, पैराडॉक्स ऑफ एन एंड प्रोपोज़िशन ऑफ एन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये इस्तेमाल होता है फॉर प्रोपोज़िशन ऑफ एन। एमसीक्यूज़ 13 द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पावर 7 अपॉन 2 इज, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स। वो कह रहा है कि अगर हम 1 प्लस एक्स को एक्सपेंड करें तो आप बताएं कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो। जैसे देखें अगर ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी की पावर होल स्क्वायर तो ये फार्मूला क्या खुलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कहलाता है एक्सपेंड करना। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालें इसकी एक्सपेंशन का। तो आपने लिखा फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसके लिए मेरे स्टूडेंट पता होना चाहिए कि n माइनस आर प्लस वन ये हमेशा लेस देन होना चाहिए जीरो के, ये इसकी ट्रिक है। अब n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म जो टॉप पे लिखा हुआ है पावर 7 अपॉन 2। अब n की जगह आपने लिखा 7 अपॉन 2 माइनस आर अपनी जगह यानी कि प्लस वन आपने लिखा माइनस आर को वहां ले गए तो ये हो गया ग्रेट लेस देन आर। इसके लिए देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इक्वल की अगर एक चीज इधर है तो उधर जाके क्या होती है प्लस, इसी तरह लेस देन है तो अगर इधर माइनस है वहां जाकर प्लस, तो इसलिए आप देखिए मैंने माइनस आर को वहां जाकर प्लस आर कर दिया। अब एलसीएम ले लें 2 1 2 तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 9 अपॉन 2 इज लेस देन आर। अब 9 अपॉन 2 क्या है 4.5 यानी कि आर ग्रेटर देन 4.5 है तो आप 5 ले लें तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब ये तो आ गई आर की वैल्यू, जबकि वो आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो टर्म का फार्मूला क्या होता है टी आर प्लस वन, यानी कि जो भी आर की वैल्यू उसमें वन प्लस कर दें। तो आर कितना था 5, तो आपने क्या किया 5 में प्लस वन कर दिया तो टी 5 प्लस वन अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा टी 6। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो टर्म है आपकी वो कौन सी हो जाएगी टी 6। तो ऑप्शन 4 विल बी योर राइट आंसर। MCQs 14 domain of the function f of x equal to x square upon x square minus 9 is the set of all real number except, आप बताएं कि इसकी डोमेन जो है वो किन नंबर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखें एक 9 है माइनस थ्री थ्री प्लस माइनस थ्री, तो यानी कि अनडिफाइंड किस नंबर के ऊपर आ रहा है वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो चले हम पहले लिख लेते हैं इसे, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अच्छा अब इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू आपने पुट की 3, अब हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू एक्स की जगह मैं रखूंगा 3 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस नाइन, अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस नाइन। ऊपर भी मैं रख सकता था लेकिन ऊपर तो ज़रूरत नहीं, एक्स की वैल्यू 3 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। अब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पे रख के देखते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस नाइन, अगेन आप देखें वही पुरानी वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस नाइन, तो ये भी अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब कि ये जो आपका डोमेन है यानी कि अनडिफाइंड कहाँ पर हो रही है प्लस माइनस थ्री की वैल्यू के ऊपर। अगर प्लस माइनस थ्री नहीं होता तो ऑप्शन सी आपका थ्री के ऊपर भी तो अनडिफाइंड है, लेकिन ये बी वाला ज़्यादा बेहतर है तो प्लस माइनस थ्री विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यूज 15 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड पैराबोला इज, कि लाइन और पैराबोला में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं। तो देखिए पैराबोला क्या होता है कोई भी यू शेप्ड फिगर होती है, अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ये जो यू शेप्ड फिगर है ये पैराबोला। अब किसी भी लाइन से इसको इंटरसेक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की तो आप देखें ये यू शेप में दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये लेफ्ट साइड पर और एक ये राइट साइड पर, तो इसका मतलब दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसलिए ऑप्शन टू विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यू 16 टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन इक्वल टू वॉट। वो कह रहे हैं कि अगर इस फार्मूले को हम ओपन करें तो आप बताएं क्या होगा। तो ये फार्मूला किस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए वहाँ थीटा डिवाइड बाय टू है सवाल में, तो लेफ्ट साइड पे भी मैं डिवाइड बाय टू कर दूंगा कॉस टू थीटा अपॉन टू। अब जब यहाँ डिवाइड है तो राइट साइड पे भी टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन। अच्छा अब आप देखिए सवाल में यही मालूम कर रहा था, टू से टू तो यहाँ कैंसिल हो रहा है तो खाली क्या बच गया कॉस थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन। सिंपली आपने क्या किया मैं फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये किसके इक्वल आ रहा है कॉस थीटा के, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 17 a circle which touches one side of the triangle externally and two extended sides internally is called, by definition it is scribed circle or e circle। MCQs 18 most important, the in radius r of inscribed circle is। अच्छा पहले तो आपको ये पता हो कि इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है या इन सर्कल क्या होता है, तो ये मैं बाय फिगर आपको समझा देता हूँ। ऐसा सर्कल जो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर मौजूद हो,
ये आपने ट्रायंगल लिया, इसके अंदर आपने सर्कल को बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल इन ट्रायंगल इज़ कॉल्ड इन सर्कल। अब जो इन सर्कल होता है उसका रेडियस कहलाता है इक्वल होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा एल डेल्टा अपॉन एस, और वो कहलाता है इन रेडियस। इन सर्कल का रेडियस कहलाएगा इन रेडियस, तो आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। एमसीक्यूज 19, द पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x इज। अच्छा, पीरियड का मतलब होता है कि वो किस वैल्यू के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को या अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस जो है, और इस तरह इसके अलावा टेंजेंट और कॉट, तो साइन और कॉस का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई। इसी तरह से कोसेक का भी यही होता है, और टेंजेंट और कॉट का होता है पाई। ज़्यादातर ये 3 पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट 3x आपने लिखा। इसका तरीका क्या है, एक्स के साथ जो भी एंगल दिया है वो उसके पीरियड से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका पीरियड क्या होता है पाई, पाई से हमने डिवाइड कर दिया 3 को, दैट इज योर आंसर। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, कॉस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू व्हाट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। अगेन आपने क्वेश्चन लिखा कॉस साइन इनवर्स 1/2। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आप नाम दे दें, जैसे लेट एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब आप क्या करें, साइन इधर इनवर्स है तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब देखिए एक्स की जगह मैं क्या वैल्यू रखूँ साइन के साथ, के 1/2 आ जाए। तो एक्स की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा 30, क्योंकि हमें पता है कि साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। और 30 को जब हम रेडियन में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, पाई अपॉन 6। क्योंकि पाई होता है 180, डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो साइन पाई अपॉन 6 किसके बराबर आता है, 1/2 के। तो ये देखिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पाई अपॉन 6, और एक्स खुद क्या है, साइन इनवर्स 1/2। अच्छा, अब देखिए सवाल में क्या है, कॉस की जगह अगेन कॉस, और साइन इनवर्स 1/2 मैंने लिख दिया। अच्छा, अगेन आपने लिखा कॉस, और साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल था, एक्स के, तो मैंने लिख दिया एक्स। अब x की वैल्यू कितनी आई थी, पाई अपॉन 6, तो मैं अगेन लिखूंगा कॉस पाई अपॉन 6। अब इसका आंसर आप निकालें, जब आप कॉस पाई अपॉन 6 निकालेंगे वो आएगा कैलकुलेटर में √3/2। सो √3/2 विल बी योर करेक्ट आंसर। होपफुली स्टूडेंट आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट मॉडल पेपर भी 1-2 दिन में आपको अपलोड करके दे दूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।